नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और राष्ट्रपति की हमने प्रशासनिक शक्तियां कंप्लीट कर ली थी, प्रशासनिक शक्तियां, ठीक है। और आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ वो हैं जो विधायिका से संबंधित हैं। राष्ट्रपति की विधायिका से संबंधित शक्तियाँ हैं, ठीक है। कानून से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। 79 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति इसीलिए संसद का अंग है क्योंकि कोई भी कानून तब तक कानून पूर्णतः पारित नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं कर देते, ठीक है। अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई कानून पारित माना जाएगा, ठीक है। कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, मतलब लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर राज्यसभा ने पारित कर दिया, दोनों के द्वारा पारित करने के बाद कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा तब तक जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद के अंग हैं क्योंकि उन्हें जो कानून से संबंधित जो भी विधेयक हैं उन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने का अधिकार है और कानून बनाने का अंतिम रूप से अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करने, सत्रावासन करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत करने मतलब बुला सकता है संसद के दोनों सदनों को, सत्रावासन करने, उसे सत्र को अवसान कर सकता है, हटा सकता है, और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है, ठीक है। जब भी सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की, या जब कोई जो 5 वर्ष हो जाते हैं कंप्लीट लोकसभा के, 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देते हैं, ठीक है। और राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में प्रारंभिक अभिभाषण करता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब संसद का सत्र होता है, ठीक है, सत्र हुआ, ठीक है, प्रथम सत्र हुआ, जैसे निर्वाचन हो गया, जैसे 17वीं लोकसभा हुई, उसका निर्वाचन हो गया, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, दोनों सदनों को बुलाएंगे, ठीक है, और उसमें अभिभाषण करेंगे दोनों सदनों, ठीक है। ऐसा वो निर्वाचन के पश्चात भी करते हैं, प्रथम सत्र के। और वर्ष के प्रत्येक सत्र होता है, प्रथम सत्र, उसमें एक साथ दोनों सदनों को बुला करके अभिभाषण करते हैं, मतलब भाषण देंगे राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला करके। तो 2 बार देते हैं, एक बार निर्वाचन के पश्चात और दूसरा प्रत्येक वर्ष जो प्रथम सत्र होता है जब, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है। राष्ट्रपति को संसद में विधायी विषयों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार है, ठीक है। तो विधायी विषयों के संबंध में संदेश भेज सकते हैं राष्ट्रपति संसद में, ठीक है। विधायी विषयों के बारे में क्या क्या चर्चा हो गई है और क्या होना बाकी, इस विषय में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद खाली होने की स्थिति में राष्ट्रपति उस पद के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है, और यही कार्य राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में भी करता है, ठीक है। यदि लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ठीक है, डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष हैं, उनके पद रिक्त हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा ही राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, मतलब ये चारों अनुपस्थित है, ठीक है, रिक्त है इनका पद। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सभापति और उपसभापति बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों तथा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में निपुण होते हैं, ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान, ठीक है, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में जो निपुण होते हैं उन्हें राष्ट्रपति, ठीक है, मनोनीत करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को, ठीक है। यदि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति यहाँ नियुक्त कर सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो ये कहा गया। संसद द्वारा वांछित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो संसद द्वारा वांछित कोई भी विधेयक हो तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये मैंने बताया है ना, कोई विधेयक पेश किया गया, लोकसभा ने भी पारित कर दिया,
राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, लेकिन कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी कानून बनेगा। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश तथा अन्य आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी ये बजट, ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, केक का प्रतिवेदन और वित्त आयोग की सिफारिश, ठीक है, और ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिश होगी, इसे संसद में प्रस्तुत करवाने का जो जिम्मेदारी है या सिफारिश है राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की जवाबदेही। कुछ विषयों से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करवाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, जैसे राज्यों की सीमा परिवर्तन और धन विधेयक। देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत होगा और ये लोकसभा में प्रस्तुत होगा सबसे पहले। ठीक है, तो धन विधेयक डायरेक्ट प्रस्तुत नहीं होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। ठीक है, राज्यों की सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक होगा, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है तथा उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है तथा उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है। लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होती है तथा उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान है। तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने विधेयक को पास कर दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति के पास अब क्या ऑप्शन है, राष्ट्रपति अनुमति दे दें, ठीक है, और पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें, और तीसरा ऑप्शन है कि वो रोक के रख लें उसे। ठीक है, रोक के रख लें। तो तीनों ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होती है। तो इसमें कहा गया कि धन विधेयक को पर जो राष्ट्रपति हैं वो अनुमति देंगे ही देंगे। ठीक है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि देखिए धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश हुआ है। ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश हुआ है, इसलिए इस पर राष्ट्रपति अनुमति वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, पहले ही पेश हुआ है राष्ट्रपति की अनुमति से। हाँ, राष्ट्रपति अनुमति रोक सकते हैं इस पर। ठीक है, रोक सकते हैं अनुमति, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, यदि ऑप्शन में आए कि क्या अनुमति दे रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अनुमति देना मतलब उसे पारित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को यदि राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस किया गया विधेयक पुनः विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर वह अनिवार्य रूप से अनुमति देगा। ठीक है, एक बार राष्ट्रपति ने क्या किया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया संसद के पास पुनर्विचार के लिए, फिर संसद ने पुनः भेज दिया, उसमें कुछ संशोधन किया या बिना संशोधन किए फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो यहाँ राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देंगे। ठीक है, यही कहा गया है। संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति देने, ठीक है, विधेयक को अनुमति देने या अनुमति न देने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। तो संविधान में राष्ट्रपति को कोई किसी भी विधेयक को अनुमति देने या न देने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ठीक है, कभी भी अनुमति दे सकते हैं और कभी भी नहीं दे सकते, कभी रोक के रख सकते हैं अनुमति। ठीक है, तो यहाँ समय सीमा को पालन नहीं किया गया है कि इतनी समय सीमा फिक्स की गई हो, जिससे क्या होता है कई बार कानून के निर्माण में विलम्ब होता है। ठीक है, कि अनुमति का संविधान में वर्णन नहीं है कि कितने समय में देंगे, तो राष्ट्रपति कई बार अनुमति किसी विधेयक को नहीं देते हैं, जिससे क्या है कानून में विलम्ब होता है। ठीक है, तो
राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो निर्णय लेने अनुमति देने के संबंध में समय सीमा का अभाव है, इसलिए राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये कहा गया। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र न चल रहा हो तथा किसी विषय पर तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता हो तो वह अध्यादेश द्वारा विधान बना सकता है। ठीक है, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, ठीक है, संसद का सत्र न चल रहा हो तथा किसी विषय पर तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता हो तो वह अध्यादेश द्वारा विधान बना सकता है। ठीक है, तो यही कहा गया है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता हो राष्ट्रपति, ठीक है, तो वो उस पर अध्यादेश के माध्यम से विधान बना सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश के लिए कंडीशन है, एक कुल ऐसे लोकसभा चल रही है सत्र में, ठीक है, तो यहाँ भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। केवल राज्यसभा है तो यहाँ भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, एक सत्र अनुपस्थित होना चाहिए या दोनों अनुपस्थित हों, ठीक है, दोनों सत्र न चल रहे हैं तो वहाँ अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति। ठीक है, और ये अध्यादेश बिल्कुल कानून के समान कार्य करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अध्यादेश संसद के विधान की तरह होते हैं, लेकिन अध्यादेश अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी होते हैं, मतलब स्थायी रूप से नहीं होते। ठीक है, 6 महीने के पश्चात लगभग ये 15 दिन बाद लगभग 2.5 महीने और समय लगता है, लगभग 7.5 महीने का ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, 6 सप्ताह तक तो ये चल सकते। ठीक है, तो लगभग 7.5 महीने तक अध्यादेश की सीमा होती। राष्ट्रपति अध्यादेश अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही जारी करता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संसद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया राष्ट्रपति अध्यादेश अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। संसद का अधिवेशन होने पर अध्यादेश संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि संसद उस अध्यादेश को अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं कर देती तो वह स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाए। ठीक है, तो मैंने बताया अधिकतम 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, तो ये हो गए 7.5 महीने। ठीक है, 7.5 महीने की ड्यूरेशन रहती है और इसमें संसद पारित नहीं करती है उस अध्यादेश को तो वो समाप्त हो जाए। ठीक है, बिना संसद के पारित किए हुए ये 7.5 महीने तक चल सकते हैं। ठीक है, यही कहा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की परिस्थितियों को असद्भावनापूर्ण होने का संदेह होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। तो पहले क्या था कि न्यायालय में अध्यादेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अध्यादेश को चुनौती देने की शक्ति नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में तो अध्यादेश को यदि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना उचित नहीं है तो इसे चुनौती न्यायपालिका में दी जा सकती है। ठीक है, यही कहा गया है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी विधायी शक्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये विधायी शक्तियाँ कंप्लीट हो। ठीक है, धन्यवाद।